आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे दिल्ली की कोर्ट्स में जगह जगह भाई, जैसे आप देख रहे होंगे कि स्ट्राइक चल रही है। तो आखिरकार ये स्ट्राइक क्यों चल रही है? ऐसा क्या हो गया कि मंडे से लेकर आज तक और इवन कल भी वकील ना तो बैंड पहनेंगे, ना ही किसी भी कोर्ट के अंदर अपेयर होंगे। काफी ज्यादा नाराजगी वकीलों के अंदर देखने को मिल रही है। तो आखिरकार क्या है ये पूरा मसला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो हम जी। हमारे महादेवास लो पे आज उसके बारे में जानेंगे। मैं हूं एडवोकेट आशीष जोगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल को लेकर 2025। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल अभी वो लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने ये बोला है कि भाई जो जो बातें अगर कोई लॉयर अपना पक्ष रखना चाहे, अपने सुझाव देने चाहे, तो वो दे सकते हैं 28 तारीख तक। लेकिन हमारी तरफ से जो हम चीजें चाहते हैं वो हम इस बिल के अंदर डाल के दे रहे हैं। जो एक तरह से जब लॉयर्स को इन बारे में पता लगा तो उन्होंने सीधा इस बिल को देखते ही उन सारी बातों को नेग्लेक्ट कर दिया। उस पूरे बिल को नेग्लेक्ट कर दिया। बोल दिया ये गया कि भैया इस चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो खैर ये बात रही सारी कोर्ट्स की। लेकिन आज हम देखेंगे कि इस बिल के अंदर ऐसी मेन मेन क्या क्या, हालांकि काफी ज्यादा इसके अंदर चेंजेस वगैरह देखने को हमें मिले हैं, लेकिन क्या क्या मेन मेन चीज है उस पे हम नजर डालेंगे आज इस वीडियो में। तो करते हैं बिना देरी के शुरुआत। तो सबसे पहले देखो भाई, क्या है जो एक्ट है, ये एडवोकेट एक्ट जो है ये बेसिकली एक्ट है लॉयर्स को लेकर। ठीक है, कि भाई जो वकील साहब होते हैं वो केस लड़ते हैं तो उनका इन्रोलमेंट कहना कैसा होना चाहिए, क्या क्या उनकी ड्यूटीज होनी चाहिए। तो ये एक्ट आमतौर पे उन बातों के बारे में बात करता है कि भाई किनको आप वकील साहब कह सकते हो, कौन एज अ प्रैक्टिशनर लॉयर आप एडवोकेट उनको आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये एक्ट उन्हीं के बारे में बात करता है। तो ऐसे में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बिल प्रपोज करा जिसको द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 कहा गया। तो अब इसके अंदर देखते क्या क्या चेंजेस आए। ये जो वीडियो है मैं लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वकील साहब जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना रहा हूं, लेकिन ये मैं जो एक आम नागरिक जिसको समझ नहीं आ रहा, या जो क्लाइंट है कोर्ट में आ रहा उसको समझ ही नहीं आ रहा, आए दिन सुनना हड़ताल हड़ताल स्ट्राइक हो रही है, क्या है ये, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो बनाई जा रही है। इसलिए सिंपल सी आसान भाषा में मैं आपको ये बात समझाऊंगा आज इस वाली वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो भाई जो लीगल प्रैक्टिशनर है, पहले उसकी जो डेफिनेशन थी वो काफी ज्यादा सीमित की हुई थी, लेकिन अब जो नया बिल आया उसके अंदर जो लीगल प्रैक्टिशनर की जो वो है डेफिनेशन, उसको थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया है। उसमें इन्होंने बहुत सी चीजें जोड़ दिया। सबसे पहले कौन है एडवोकेट? ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर किसे कहा जाएगा? कोई भी एडवोकेट, कोई भी लॉ ग्रेजुएट जो इंगेज्ड है किसमें, प्रैक्टिस ऑफ लॉ में, बिफोर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, या क्वाजी जुडिशियल फॉर्म है। ठीक है, जो वो करता है, लीगल वर्क करता है, वो भी पर्सन हो सकता है। लीगल वर्क किस फील्ड में कहा जा सकता है? वो प्राइवेट या फिर किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इस एक्ट के इस बिल के हिसाब से, अभी एक्ट नहीं बना है, अभी ये बिल है। तो इस बिल के हिसाब से इन्होंने ये कहा है कि भाई कोई भी पर्सन अगर कोई लीगल वर्क कर रहा है किसी प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी पर्सन इंक्लूड करा जाएगा किसमें, लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में। ठीक है, अब इसके बाद और आगे देखते हैं। ऐसे ही लॉ, फॉरेन लॉ फर्म हो गई या कॉरपोरेट एंटिटीज वगैरह हो गई, तो उसमें भी जो बंदा लीगल वर्क में लग रहा है उसको लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में लिया जाएगा। पहली चीज आपको समझ आ गई। चलिए अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जो सेकंड वाली बात बोली, इन्होंने बोला कि भैया कमिटी जो बनती है उसके अंदर 2 वुमेन मेंबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है भैया, वुमेन के लिए तो वैसे भी रिजर्वेशन, अगर आप इलेक्शन दिल्ली के देख रहे होंगे उन एडवोकेट्स को लेकर, तो उसमें भी वुमेन को लेकर रिजर्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को लेकर। ठीक है, अब थर्ड में ये बोल दिया गया। थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में ये है कि भैया अगर आप एक आपने बार एसोसिएशन ज्वाइन कर रखी है, आप वहां प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप उसी दौरान किसी और बार के अंदर चले जाते हो, तो आपको 30 डेज के अंदर इंटीमेट देना पड़ेगा, 30 डेज में पुरानी वाली पुरानी वाली बार को।
तो ये वाली बात भी जो है ये इस एक्ट में, ये जो बिल आया है इसमें है। पहले में ये बात कोई भी ऐसी नहीं थी 30 डेज वाले टाइम ड्यूरेशन, लेकिन अब 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आप 1% एक बार को छोड़कर दूसरी बार को ज्वाइन करने जा रहे हो तो उस कंडीशन में 30 डेज में आपको, चलिए ठीक है ये भी है। लेकिन अब आते हैं हमारे मेन इशू के ऊपर। आपको कलरफुल कलरफुल स्क्रीन दिखने लग गई होगी। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज क्या है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। पहली चीज है, आप सभी को पता है ये जो सेक्शन 35A जो बिल के अंदर आया है इसमें क्लियरली ये कह दिया गया है कि भैया अगर आप बाइकआउट करोगे, एब्सटेंशन ऑफ फ्रॉम वो कोर्ट वर्क करोगे, अगर आप ऐसा कुछ भी चीज करते हो, यानी कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए अगर आप हड़ताल करते हो तो आपके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके द्वारा। ठीक है, आप पे एक्शन लिया जाएगा और इसको मिसकंडक्ट माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, इसको मिसकंडक्ट माना जाएगा। अब मिसकंडक्ट के क्या मायने वो हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बार नजर मार लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑन दी बाइकआउट्स और एब्सटेंट फ्रॉम कोर्ट वर्क। ठीक है, नो एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स, यानी कि कोई भी एसोसिएशन एडवोकेट का किसी को भी राइट नहीं है, कोई भी मेंबर हो चाहे एसोसिएशन का या कोई भी एडवोकेट हो, तो यानी कि जाहिर सी बात है अगर एनी एडवोकेट आ गया तो एसोसिएशन और भाई मेंबर वगैरह सब इसमें ही आ गए, चाहे वो खुद आए इंडिविजुअली लेवल पे, चाहे वो कलेक्टिवली आए, ग्रुप में आए। ठीक है, शैल गिव अ कॉल फॉर बाइकआउट और एब्सटेंस फ्रॉम कोर्ट वर्क। और बाइकआउट फ्रॉम वही बात है, ठीक है, इन एनी फॉर्म ऑफ फंक्शनिंग इन द कोर्ट प्रेमाइसेस, यानी कि एक तरीके से हुआ कि यार वो ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है काम करने के अंदर, कोर्ट का जो रेगुलर वर्क चल रहा है वो करने में। अब यार एक चीज मैं यहीं पे रोक के एक चीज बोलता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी लॉयर के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी वकील साहब के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो क्या करेंगे, बार में कंप्लेंट करेंगे। बार एसोसिएशन क्या करेगा, बार एसोसिएशन भैया स्ट्राइक पे जाएंगे आमतौर पे। जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होती है वो कहाँ जाते हैं, वो स्ट्राइक पे जाता है। अब स्ट्राइक में जाने का मतलब तो यही है ना, आपको किसी तरह से अपना भाई वो करना है प्रोटेस्ट। तो वो करने के लिए आप कह रहे हो कि कोर्ट के भी काम फंक्शनिंग वगैरह में कोई भी आपको दिक्कत किसी तरह की नहीं पहुंचानी चाहिए, और ना ही कुछ आप वहां पर सीन क्रिएट करो। तो फिर प्रोटेस्ट किस चीज का हो गया, चलिए ठीक है आगे देखिए। अगर कोई भी ये जो हमने वोलेशन पढ़े, ये बाइकआउट हो गया या फिर बॉयकॉट के बाद ये एब्सटेंट फ्रॉम कोर्ट वर्क हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन अगर आप फैला रहे हो कोर्ट की फंक्शनिंग में या कोर्ट प्रीमाइसिस में भी, तो अगर ये सब चीज करते हैं तो इन सब चीजों को किस में ट्रीट करा जाएगा, मिस कंडक्ट में, मिसकंडक्ट में ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, और आपके ऊपर फिर एक्शन होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा इस एक्ट के हिसाब से। अब क्या हुआ भाई, अब जब ये वाली बात आई तो ये भी मन में आया होगा जो मेकर थे इस बिल के कि यार फिर तो ऐसा हो जाएगा राइट टू स्ट्राइक, तो फिर वो हो जाएगा कि भाई इनको क्या देना पड़ेगा, वरना तो कह देंगे भाई हमारा तो आप राइट वो कर रहे हो ब्रीच, तो ऐसे में क्या करे क्या करे। तो इन्होंने देखो कितनी बढ़िया बात बोली है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हाँ, इन्होंने बोला अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो या तो सिंबॉलिक स्ट्राइक कर दो, यानी कि पट्टी वगैरह बांध दो या कुछ ऐसा साइन लगा लो जिससे देख के भाई वो हो जाए, या तो सिंबॉलिक कर लो या फिर वन डे टोकन स्ट्राइक कर लो, वन डे टोकन स्ट्राइक कर लो या फिर सिंबॉलिक कर लो। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, देखो हम सब एडवोकेट्स, हमारा ज्यादा होता है भाई क्लाइंट को जब पुलिस परेशान करते हैं या क्लाइंट सफर करता है तो हम जाके भाई पुलिस वगैरह से भी भिड़ते हैं, जाके बात करते हैं कि, और जाहिर सी बात है सबको ये पता है पुलिस का रवैया चीजों को लेकर क्या होता है। हम जब वहां जाते हैं पुलिस से बहसबाजी होती है, कई बार हाथापाई भी हो जाती है एडवोकेट्स की। तो ऐसे में अगर मान लीजिए पुलिस द्वारा गलत तरीके से किसी वकील साहब को मारा गया, तो वो एक दिन की स्ट्राइक पे जाने से चीजें सॉल्व हो जाएंगी, वो एक दिन की जाने पे चीजें सॉल्व होंगी नहीं। और सिंबॉलिक अगर कर दिया तो ये तो एक तरीके से वो हो गया कि चलो यार ये इनका तो डेली का लगा रहता है, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई है ही नहीं। क्या ये किस तरीके का प्रोटेस्ट आप कह रहे हो भाई।
क्योंकि क्या होता है, हमारी आमतौर पर नहीं सुनी जाती। कोर्ट, जजेस हमारे फेवर में नहीं, पुलिस बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं। तो भाई हमको, हमारे ऊपर फिर कोई है कौन? है ही नहीं हमारे ऊपर। हमें खुद ही अपने लिए, हमारी एक यूनिटी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है और हमें सेव करती है। आज भी देख लो, हमारे लिए कोई आया नहीं है, हम खुद ही रोडों पर उतर गए हैं और खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी यूनिटी ही हमारे काम आएगी। कोई ऊपर से आके हमको सेव नहीं करेगा, सेफ गार्ड हमें नहीं देगा। तो यहाँ आपने इतनी सारी चीजें लिख के कह दिया कि भैया इसको हम मिसकंडक्ट में ले लेंगे और आपके ऊपर फिर एक्शन चलाया जाएगा। अब कई बंदों के दिमाग में ये आएगा, अरे एक्शन चलाया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो ये कमेटी होगी इसमें तो हमारे बंदे होंगे। ऐसा नहीं है, क्यों? अब वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, और इसमें एक यार ये लिखा हुआ है कि भैया कब कब आप स्ट्राइक कर सकते हो, कब कब पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब अब ये टाइम आगे क्या, एडवोकेट्स को ये बताया जाएगा कि भैया आपको अगर स्ट्राइक करनी है तो आप कब कब करोगे। वर्किंग कंडीशन को लेकर आप कर सकते हो, प्रोफेशनल कंडक्ट को लेकर, ये सब क्या ही बोले। चलो छोड़िए, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया, एक चीज हो रहा है, पेनल्टी फॉर पर्सन इलीगल प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स बिफोर दी अदर अथॉरिटीज। चलो ठीक है भैया, कोई इलीगली तौर पे प्रैक्टिसिंग कर रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार देखो इंटर्न जो होता है, इंटर्न को बहुत सी चीजें पता नहीं होती, वो अनजाने में कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ कह देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ मेरे हिसाब से भाई उनके लेकर मेंशन होना था। हालांकि ठीक है, उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन प्रोवाइजो में डाल सकते थे कि भैया उनके लिए थोड़ा सा हम वो रखेंगे, क्योंकि इंटर्न को लेकर अलाउ नहीं है। ये सही बात है, टोटली एग्री, मैं पूरा एग्री हूँ, ठीक है, नहीं अलाउ करना चाहिए इंटर्न को, ठीक है। लेकिन यार थोड़ा बहुत एक दो बार अपेयर तो एटलीस्ट कराना चाहिए। लेकिन ये वही है, अगर आप इलीगली प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि आप एडवोकेट नहीं हो, आप फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, कोर्ट से छुपा रहे हो, तो उसमें आपके फिर 1 साल का और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पे लग सकता है, ठीक है। चलिए ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आइए देखिए, एक मैं आपको और यहाँ पे चीज दिखा दूं। या हमने क्या वर्ड पढ़ा था, क्या कंडक्ट करा जाएगा, मिस कंडक्ट, ठीक है। अगर हम स्ट्राइक वगैरह करेंगे, मान लीजिए भगवान ना करे 1% ये अगर एक्ट, ये बिल अगर एक्ट बन जाता है, तो उस कंडीशन में मिसकंडक्ट, भैया स्ट्राइक करी मिसकंडक्ट में आ गया, तो पनिशमेंट ऑफ मिसकंडक्ट सुन लो, आ जाइए। लाइबिलिटी फॉर मिसकंडक्ट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अब देखिए, मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट, ठीक है। अब मिसकंडक्ट यहाँ पे दो तरीके के हो गए, एक तो आपकी स्ट्राइक वाला हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें एक पावर ये भी मतलब इसमें लिखी हुई है स्पेसिफिकली, उसमें लिखा हुआ है कि भैया अगर वो चाहे क्लाइंट, तो वो एडवोकेट के ऊपर केस कर सकता है, और पर्टिकुलरली उसको अच्छी तरीके से इस बिल के अंदर एक्सप्लेन करके दिखा दिया। तो इसका मतलब एक तरीके का ये हो गया, अगर 1% हम किसी का केस हार गए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है भाई, हम एक तरह, हमें सिचुएशन देख के समझ आ जाता है कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई हमें केस बताता है। तो उस कंडीशन में अगर भाई हम अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, अब भाई केस जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में सब कुछ होता तो तिहाड़ जेल हम पूरा खाली करवा लेते, मंडोली जेल हम पूरा खाली करवा देते, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं करवाते। तो इन कंडीशन में ये बोल दिया गया कि भैया अगर वो चाहे तो हम पे केस, वकीलों पे कंप्लेंट डाल सकता है, ठीक है। और जो अगर मिसकंडक्ट के अंदर पाया गया, तो उसके ऊपर फिर वो एक्शन लिया जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, बड़े लाइबिलिटी फॉर मिसकंडक्ट इन सर्टेन केसेस इफ अ पर्सन सफर लॉस इधर कोज बाय डेलिबरेटली और मिसकंडक्ट ऑफ द एडवोकेट। लो, कोई पर्सन अगर सफर कर रहा है, यानी कि 1%, वो तो जाके भी कह सकता है मैं तो जिनकी वजह से, और जाएगा केस ही हार गया, इसी में ही जाएगा। सच पर्सन में मेक अ कंप्लेंट ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द एडवोकेट अंडर एप्रोप्रिएट रेगुलेशन। बताओ, मतलब ये तो कहीं ना कहीं ये हो गया, भैया आप केस हार गए तो भाई दिक्कत हो जाएगी। भाई हमें ना तो कोई भी गवर्नमेंट हमें सैलरी दे रही, ठीक है, ना हमें पेड बेसिस पे रख रही। सुन लो चीजें, ठीक है, जरूरी है ये जाननी, ठीक है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना घर बार खुद चला रहे हैं, ऐसे में कोई आके हमसे केस लड़वाता है, जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई मर्डर करके आ गया, कल मान लो वो केस हार गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जाके हमारे ऊपर एक्शन ले लेगा। बट इस बिल के द्वारा उसको ये सारी पावरें दी जा रही हैं,
ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। अब आ जाइए पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट। क्या बात है, मिसकंडक्ट के लिए क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है? पहली चीज, मैक्सिमम 3 लाख रुपए। मतलब अगर आपने, अब ये मिसकंडक्ट सारे मिसकंडक्ट है, चाहे आप स्ट्राइक कर लो, चाहे आप ये कर लो, आपका केस किसी का आप 1% हार जाओ। और भाई देखो, ये कोर्ट है, हार जीत चलती है, ठीक है। विराट कोहली हर मैच में 100 रन नहीं मारता, तो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं केसेस में होता है, हर दिन अच्छे नहीं होते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अगर भैया मिसकंडक्ट पाया गया तो उसमें 3 लाख रुपए तक की उस पे कॉस्ट इम्पोज करी जा सकती है, और प्रोसीडिंग के जो भी चार्जेस वगैरह हैं। अगर मान लीजिए, बस क्या बोलूं अब इस पे, अगर केस ही, फीस भी कई बार 3 लाख रुपए नहीं होती केस की, और ये वो बता रहे हैं पनिशमेंट मिसकंडक्ट की। और यार हमें कोई शौक थोड़ी है प्रोटेस्ट करने, मतलब हमें कोई शौक थोड़ी है भाई धरना प्रदर्शन पे जाने का या वो करने का, प्रोटेस्ट हर चीज में कि भाई वो कर दो, एब्सटेंड फ्रॉम वर्क, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है, कुछ ना कुछ चीजें जो हमारे खिलाफ होती है, जो चलती है, भैया उसके खिलाफ तो आवाज उठाना हमारा राइट है, और हम उठाएंगे। और ये बिल जो है, ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं है, ये आगे और भी चीज देखेंगे। एक चीज और नई ऐड हो गई, देखो, स्टेट बार काउंसिल इज अनेबल, यानी कि अगर स्टेट बार काउंसिल अनेबल है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, मतलब किसी भी रीजन से, कुछ भी, कुछ मेंशन ही नहीं है, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में विदाउट प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन, फोरगोइंग पावर। तो ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेंगे? अरे भैया, अगर बार स्टेट बार काउंसिल परफॉर्म नहीं है करने में, तो आप फिर से कुछ इलेक्शन वगैरह करा दीजिए, या कुछ और आप वो ले लीजिए। यहाँ आपने क्या कह दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक काम करेगा, ठीक है, उसको हटा के एक कमेटी बना देगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी रिप्लेसिंग द स्टेट बार काउंसिल एंड गिव सच डायरेक्शन टू सच कमेटी। तो भैया डायरेक्शन वगैरह दीजिए, जिसमें बता दिए फला 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 ये मेंबर उस कमेटी के होंगे। चलिए अब अगले एक चीज और देख लीजिए। देखिए, पावर टू रिमूव नेम फ्रॉम रोल्स, यानी कि अगर मिसकंडक्ट पाया गया आपका, हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट और कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। अब यार देखो, सीरियस मिसकंडक्ट में अगर सोच देखा जाए ना, देखिए इनकी इंटेंशन एक बार आप देखना, देखो यहां पर क्या लिखा है, हु इज अ फाउंड गिल्टी ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट। अब यार ये सोचो, सीरियस मिसकंडक्ट सोच के लगता है यार कि यार प्रोटेस्ट वगैरह करना इतना सीरियस है नहीं, इसको हल्के में लिया जा सकता है। लेकिन इनकी इंटेंशन क्लियर थी, इन्होंने कहा भाई एक चीज और लिख दो, कोजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन कोर्ट्स फंक्शनिंग। अब वही वाले ग्राउंड आ गए जो हमने ऊपर पढ़ा था। ऊपर क्या ग्राउंड पढ़ा था हमने? ऊपर ये पढ़ा था ना कि भाई ये स्ट्राइक अगर कर रहे हो आप, और आप कोर्ट के काम में दखल अंदाजी कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, तो ऐसे में वो मिसकंडक्ट आएगा। तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका नाम भी काटा जा सकता है, यानी कि आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। इस चीज मतलब इतना हाई लेवल पे इसको ले गए हैं ये, मतलब क्या ही इसका बोला जाए, ठीक है। ये इन्होंने क्लियरली इसके अंदर मेंशन करा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, जो बिल आया है उसके आप थोड़ा नीचे जाओगे ना, तो इन्होंने नया पुराना दोनों का कंपैरेटिव टेबल दे रखा है, वहां से भी पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें, और जो ग्रीन ग्रीन कलर में है वो नई नई चीजें इन्होंने ऐड करी है, वो आपको देखकर वहां से पता लग जाएगा। देखो भाई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, बार काउंसिल होगी उसकी। अब इसके मेंबर देखिए कौन कौन है, ठीक है। बहुत सारे मेंबर है भैया, अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल, एक्स ऑफिशियो वगैरह, ठीक है, वो सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, और मेंबर कौन आ गए अपने, नॉट मोर देन 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब मेंबर नॉमिनेट करेगी, मतलब एटलीस्ट 2 मेंबर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया बन रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनने की, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जब भाई बनती है कमेटी, तो उसमें मैक्सिमम, मिनिमम ले लो, मैक्सिमम ले लो, कुछ भी ले लो आप, 2 मेंबर तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे ही होंगे हर हाल में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर 2 बंदे हो गए उसके अंदर, क्योंकि अपॉइंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा तो वो, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंटरफेरेंस आपको अब दिख जाएगा, अगर ये बिल एक्ट बन गया तो।
तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करना शुरू कर देगी लॉयर्स को। इस चीज को आप ध्यान रखना, जो काफी ज्यादा गलत है। और एक चीज और मैं बता दूं, नीचे ही, ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, दिस, ये देख ले, नया सेक्शन है 49B। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव सच डायरेक्शन टू बार काउंसिल एज मे बी अपेयर सेंट्रल गवर्नमेंट नेसेसरी फॉर कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन एंड प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब पावर कहा है कि भैया हमें पावर है, हम आपको डायरेक्शन भी दे सकते हैं प्रोविजन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। 2 मेंबर ऑलरेडी हम नॉमिनेट करेंगे, मतलब 3 से ज्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 2 तो हम डाल ही सकते हैं मेंबर। तो ये देख लो पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार किया गया, अगर आप देखोगे भाई साहब, मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप किधर से भी चले जाओ, आपको वहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बड़े प्यार से मिलेगा, आपको गवर्नमेंट वहां पर मिलेगी मिलेगी, ठीक है। आपका जो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, वो एक नाम मात्र अधिकार रह जाएगा, ठीक है। पट्टी मान लीजिए हाथों पे, अपना कोर्ट आइए, काम करिए और उसी पट्टी को लेकर अपना घर चले जाइए। पुलिस आपको मारे चल जाएगा, जजेस आपके साथ बदतमीजी करे, थोड़ा बहुत कर लीजिए शोर शराबा और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये दिल्ली के इंडिया के एडवोकेट्स को ये बिल रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ये बिल बिल्कुल भी उस लेवल का नहीं है, ये बात क्लियरली है, ठीक है। हमें इस बिल की नीड नहीं है, पहली चीज है तो भैया इसके अंदर अमेंडेड बहुत चीजें होंगी। मैं एक चीज बता दूं भाई, 28 तारीख तक जो भी भाई देख रहा है इस वीडियो को, जाइए भाई, चेंज करवाइए। जितने सजेशन है मेल पर, आपको मेल पर, फोन नंबर पर जो भी प्रोवाइड है वहां जाकर दीजिए और साफ बोल दीजिए कि भैया इसमें इतने चेंज मत करो, ये हमें चाहिए ही नहीं, सिंपल सी बात। जो पुराना है वही है, इसकी जगह पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हर स्टेट की डिमांड है, हर स्टेट की, क्या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लिया भैया। हम क्रिमिनल लॉयर है, हम सिविल लॉयर है, हम केस लड़ते हैं, सामने वाली पार्टी के हम ऑटोमेटिकली दुश्मन बन जाते हैं, अटैक हम पे भी होते हैं, हमारी फैमिलीज के ऊपर भी होते हैं, उसको लेकर कंसर्न किसी का नहीं है। और पुलिस का रवैया, जब किसी वकील के घर पर अटैक होता है, पुलिस का रवैया उस टाइम पर ऐसे होता है जैसे भाई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है। तो एक हमारा एक मेन हथियार ही है राइट टू प्रोटेस्ट, और वो हमारा अब भी था, है और रहेगा, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। ये मेन मेन पॉइंट है, और भी पॉइंट है इसके अंदर, लेकिन ये मेन मेन पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने आज बात करी है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, डिप्रेशन से दूर रहिए, माँ बाप को प्यार दीजिए, नमस्कार।